गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है नीचे 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 सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है, ये टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है। सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में आप लोग समझिए पहले का मतलब क्या। कॉन्टिन्यूअस सतत, चार्ज मतलब आवेश, जानते हैं आवेश के बाद वितरण मतलब वितरण। इसका मतलब क्या हो कि जैसे किसी वस्तु पर जो आवेश हो वो एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक पतला सा तार है, एयर हो रहा है और 1 सेंटीमीटर में, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबाई में, उसकी लंबाई में जो आवेश की मात्रा है वो 1 कूलम है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलम। अगले 1 सेंटीमीटर में फिर से आवेश की जो मात्रा हो फिर क्या हो गई, 1 कूलम हो। फिर अगले 1 सेंटीमीटर में आवेश की मात्रा कितनी हो गई, 1 कूलम हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस तार में जो आवेश का जो वितरण है वो क्या है, एक समान, या वो सतत आवेश वितरण है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से मान लीजिए कि एक पतली चादर है, एक पतली चादर है, इसके एक सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े, अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर में आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है, 1 कूलम है। कितनी है, 1 कूलम। कोई जो नहीं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, जो भी आप माने। फिर अगले 1 सेंटीमीटर लंबे और अगले 1 सेंटीमीटर चौड़े में, इस क्षेत्रफल में, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में फिर आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलम है। फिर 1 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर चौड़े में आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलम है। तो ये इस चादर पर आवेश का जो वितरण है वो कैसा है, सतत है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवेश, सतत आवेश वितरण मतलब समझ आगे कि नहीं आ गया। यदि आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो ये सतत आवेश वितरण कहती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब मान लीजिए कि चादर था, ये बहुत पतला तार, ये इतना पतला तार है कि इसकी मोटाई लगभग नगण्य है, यानी केवल ये, इससे समझ सकते हैं कि आप जैसे अपने सर का बाल, यानी अपने सिर की बाल की मोटाई हम क्या लगभग नगण्य मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो उतना पतला तार है ये चादर है, बहुत पतली चादर, यानी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन जो उसकी मोटाई है, जो थिकनेस है वो बहुत कम है, यानी केवल इसमें क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। अब हम तीसरी की बात करेंगे कि मान लीजिए अगर एक वस्तु लेते, कैसा वस्तु, ठोस वस्तु, इसमें लंबाई मान ले, सपोज कीजिए घन है, ये घनाकार एक वस्तु ले लिया हमने,
जैसे लूडो का पासा आप खेलते हैं, इसमें चल ही रहा होगा लूडो का पासा, तो कैसा हो, ठोस है कि नहीं है? अगर उस तरह की कोई वस्तु या कोई भी ठोस वस्तु, कोई नहीं कि लूडो का पासा है, एग्जाम्पल मैंने बताया, कोई भी ठोस वस्तु हो, उस ठोस वस्तु की 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर मोटी मोटे भाग में आवेश की मात्रा कितनी हो, 1 कूलम हो। फिर अगले 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे भाग में आवेश की मात्रा कितनी हो, फिर 1 कूलम हो, तो हम कहेंगे कि क्या है, सतत आवेश वितरण। कांसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने क्या देखा, पहली बात तो आपकी ये बात सुनना है कि सतत आवेश वितरण क्या है। सतत आवेश वितरण क्या है, जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो हम कहेंगे वो सतत आवेश वितरण, चाहे वो किसी पतले तार में हो, चाहे वो किसी पतली चादर में हो, और चाहे किसी ठोस वस्तु पर। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। तो सतत आवेश वितरण समझ में आगे कि नहीं आगे? अब देखिए, हमने यहां पर 3 उदाहरण लिए। यहां पर हमने तार लिया और तार के बारे में हमने बताया आपको कि तार केवल बहुत पतला है, इसकी मोटाई नगण्य है, अर्थात इस तार में किसकी बात किया हमने, केवल लंबाई की बात किया। जब यहां पर हमने बात किया, जब किसी पतले चादर के बारे में हमने बात किया, उस पर आवेश वितरण के बारे में हमने बात किया, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात किया। और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर कौन सा किसकी किसकी बात हो गई, लंबाई और चौड़ाई की, ठीक। और जब हमने यहां पर बात किया तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात की। तो एक बार लंबाई की बात की, दूसरी बार लंबाई और चौड़ाई की बात की, और तीसरी बार लंबाई, चौड़ाई और किसकी भी बात की, किसकी बात की, ऊंचाई की बात की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला रैखिक आवेश वितरण, केवल लंबाई की बात, किसकी बात, रैखिक आवेश वितरण। जैसे कि यहां पर पतले तार के बारे में बात हो रही है, रैखिक आवेश वितरण, केवल लंबाई की बात हो रही है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? दूसरा, लंबाई और चौड़ाई हो, तो लंबाई और चौड़ाई से क्या मिलता है, क्षेत्रफल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या हो गया, क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और तीसरा जो होगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण कह सकते हैं, या इसी को, क्योंकि सतह की बात होती है, और ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा जो होगा, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या हो गया, आयतन हो गया कि नहीं हो गया? तो किसकी बात हम कर रहे हैं, आयतन आवेश वितरण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आयतन आवेश वितरण की बात कर रहे हैं। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो हमने आपको 3 उदाहरण दिए। पहला तार की बात किया, दूसरा चादर की बात की, और तीसरा एक ठोस वस्तु की बात की। और इन तीनों के आधार पर हमने समझा कि जो है आवेश वितरण कितने प्रकार, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। रैखिक, जब केवल लंबाई में हो, पृष्ठ आवेश वितरण जब लंबाई और चौड़ाई में हो,
आयतन आवेश वितरण, लंबाई, चौड़ाई और इसमें हो ऊंचाई में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम आइए सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, रैखिक आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, रैखिक आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, रैखिक आवेश वितरण के बारे में। से अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश वितरण। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो अब हम इसके बारे में बात करें कि मान लीजिए कि एक तार है, पतला तार है, वो सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? बात सुना है कि नहीं? ठीक। अब इस तार के बारे में हम बात करने से पहले कुछ और बातें जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करें। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा पहले, घनत्व। और घनत्व बराबर आप जानते होंगे कि द्रव्यमान बटे आयतन। ये याद होगा। यहां पर इसी से रिलेट करके हम तीन बातें सीखी। घनत्व किसके सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष। द्रव्यमान का जो, द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो घनत्व कहलाता है। लेकिन जब आवेश घनत्व की बात होगी, किसकी बात होगी, आवेश घनत्व की बात होगी। तो आवेश घनत्व की बात होगी तो जहां पर द्रव्यमान है वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, आवेश हो जाए। और जहां पर आयतन है वहां पर क्या होगा, लंबाई हो। अगर लंबाई है तो रेखीय आवेश घनत्व। देखिए आवेश घनत्व ये द्रव्यमान से संबंधित घनत्व, और ये क्या है, आवेश घनत्व। क्योंकि यहां पर आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्या बताया कि आवेश का सतत वितरण, यानी यहां पर हमको ये तार के घनत्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं इस तार का घनत्व तो होगा ही, ये वाला घनत्व तो होगा ही, क्योंकि भाई तार है तो उसका घनत्व तो होगा ही होगा। लेकिन यहां पर हम इस तार के घनत्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस तार पर जो आवेश है उस आवेश के घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात इस तार के रैखिक आवेश घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए जो तार है, इस तार पर आवेश होगा कि नहीं होगा, वो हो गया ये वाला आवेश। और इसकी लंबाई से अगर हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, रैखिक आवेश घनत्व मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरी लंबाई को यदि पूरी लंबाई को ये किससे भाग दे दिया जाए, किससे भाग दे दिया जाए, सॉरी गलत बोल गया, पूरे आवेश को यदि लंबाई से, पूरी लंबाई से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो रैखिक आवेश घनत्व मिल जाएगा। ठीक। अब देखिए फिर से आवेश घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, आवेश तो आवेश है, और अगर बटे क्या कर दें हम, क्षेत्रफल कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, पृष्ठ आवेश घनत्व मिलेगा। अर्थात ये हम जान लें कि अगर हम यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आवेश वितरित है
सतत आवेश का सतत वितरण है। इसमें क्या है, ये क्या है, एक आयताकार पतली चादर है। तो यहां पर कैसा वितरण होगा, पृष्ठ आवेश वितरण होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हम कौन सा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें लंबाई और चौड़ाई है। इस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, क्षेत्रफल मिलेगा। और इसके पूरे क्षेत्रफल से इसका जो आवेश है इस सतह पर, इस चद्दर पर जितना आवेश है इसको क्या करें, भाग दे दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व मिल जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर हम क्या करें, अगर हम आवेश को किससे भाग दे दें, किससे भाग दे दें, आयतन से भाग दे दें, तो हमको क्या मिलेगा, आयतन आवेश घनत्व मिलेगा। जैसे कोई ठोस वस्तु, जैसे कि हमने अभी लूडो के पासे की बात की, जैसे उस तरह से कोई ठोस वस्तु, कोई भी ठोस वस्तु जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो उसका आयतन निकलेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, उस पर जो आवेश वितरित होंगे, समान रूप से वितरित होंगे, उनके लिए जब हम आवेश घनत्व निकालेंगे तो कौन सा आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा। तो जो कितने प्रकार के आवेश वितरण, 3 प्रकार, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। उसी आधार पर घनत्व भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार, रैखिक आवेश घनत्व लंबाई के लिए, पृष्ठ आवेश घनत्व क्षेत्रफल के लिए और आयतन आवेश घनत्व आयतन। मुझे लगता है क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं। कोई दिक्कत होगा तो पूछें, आगे बढ़। अब हम लोग बात किसकी कर रहे थे, रैखिक आवेश वितरण। इसके बारे में समझ ले कि हमने कहा कि एक बहुत पतला तार है, बहुत पतला तार है, और तार सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन इसकी मोटाई क्या है, निग्लेजिबल, लगभग नगण्य। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम मानते हैं सतत आवेश वितरण है। सतत आवेश वितरण है क्या, इसका मतलब सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है कि समान लंबाई हुई आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, समान। समान लंबाई में आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, समान। तो मान लीजिए कि हमने इसका छोटा सा भाग लिया और इस छोटे से भाग की जो लंबाई है हमने क्या ले लिया, dl ले लिया। क्या ले लिया, dl। और इस तार का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठ आवेश सॉरी माफ कीजिए, पृष्ठ आवेश नहीं, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक सरल भाषा में अगर हम बात करें, अभी हमने आपको बताया है कि रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। बताया कि नहीं बताया। इसका मतलब क्या हो गया, एकांक लंबाई में जो आवेश की जो मात्रा होती है उसी को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में क्या बताया गया आपको, आवेश बटे क्षेत्रफल, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। और आवेश बटे आयतन,
अगर इसको देखें आप तो यहां से क्या कह सकते हैं कि एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा है उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तरह से यहां से भी आप समझ गए, तो दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। फिर से यहां पर एक तार है और इस तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। कितना है, लैम्डा। और हम चाहते हैं कि ये तार जो है, इस तार के कारण यहां पर एक बिंदु P है जिस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इस बिंदु P पर हम इस तार के कारण, इस तार पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले बल की गणना करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? इस तार पर उपस्थित आवेश के कारण इस बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की गणना करना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आया कि नहीं है? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि पहले हमने लिया कि इस तार की एक छोटी सी लंबाई क्या है, dl। क्लियर है? क्लियर है। और हमने माना कि इसका हमने क्या किया है, आराम से समझिएगा, फिर से समझिए धीरे धीरे। हमने क्या किया, हमने ये माना कि इस तार को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो कितनी है, dl है। प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, dl है। और प्रत्येक भाग की जो लंबाई dl है, और ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, उसमें उपस्थित आवेश की जो मात्रा हो क्या है, dq है। देखिए सुनिए हमारी बात को, इस तार को हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया। मत कल्पना कर रहे हैं, नहीं काट दिया है, कल्पना कर रहे हैं कि ये तार छोटे छोटे खंडों से बना हुआ है जिसमें एक प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी है, dl है। और इसमें इस लंबाई में, इतनी लंबाई में जो आवेश की जो मात्रा हो क्या है, dq है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात में आई कि नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया है कि रैखिक आवेश घनत्व बराबर है। अभी हमने आपको बताया है कि रैखिक आवेश घनत्व बराबर, रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई। अब रैखिक आवेश घनत्व किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। आवेश क्या हो गया, कितना आवेश है, dq है, और लंबाई कितनी है, dl है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रैखिक आवेश घनत्व को हमने क्या माना, लैम्डा मान लिया। कितने आवेश की मात्रा यहां पर कितनी है, dq है। इतनी की लंबाई कितनी है, dl है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि dq बराबर लैम्डा dl। ये बटे में इधर क्या हो गया, गुणेंगे, अर्थात ये इतनी लंबाई में आवेश की जो मात्रा है वो लैम्डा dl के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहां से यदि इसकी दूरी कितनी है, r है, क्या है, r है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। तो इस dl लंबाई का आवेश कितना हो गया, लैम्डा dl। यानी यहां पर जो आवेश की मात्रा होगी कितनी हो गई, लैम्डा dl। और यहां पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0। तो इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन के कारण, किस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाले बल F बराबर किसके होगा, लगने वाले बल की मात्रा 1/4πε0। Q1 की जगह पर इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी आई है, लैम्डा dl के बराबर आई कि नहीं आई। यहां पर हमने क्या लिख दिया, लैम्डा dl। Q2 की जगह पर क्या हो गया, Q0 हो गया।
Q0 अपान क्या हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो क्या लिखेंगे r स्क्वायर। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबके समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। तो ये इस छोटे से भाग के कारण, इस छोटे से भाग के कारण इस बिंदु परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो मात्रा है F, वो कितनी होगी 1/4πε0 लैम्डा dl इंटू Q0 अपान r स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इस तार के छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल है। लेकिन हमने आपको क्या बताया है कि इस पूरे तार के कारण हमको क्या निकालना है, इस पूरे तार के कारण इस बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये इसके कारण, इस छोटे से भाग के कारण इस पर जो लगने वाला बल है उसको हमने F ने ना मानकर क्या मान लिया है, DF मान लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए पूरी लंबाई के कारण, इसलिए पूरी लंबाई के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे। आपको ये बात बताई जा चुकी है, सिखाई जा चुकी है कि आप को क्या करना है। हमने फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया है कि छोटे छोटे भागों को के कारण हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर क्या बल निकालेंगे और हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और क्या लिखेंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1, ये कांस्टेंट बाहर हो गया, लैम्डा dl Q0 अपान r। ये सूत्र बन तब तक माहौल करते बात में आगे नहीं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रैखिक आवेश वितरण समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी बाहर कर सकते हैं, Q0 भी कांस्टेंट है, Q0 को भी बाहर कर सकते हैं, बट r स्क्वायर बाहर नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर r स्क्वायर बाहर क्यों नहीं होगा, तो चूंकि ये जो दूरी है ये क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ नहीं आ गया। लैम्डा भी बदल सकता है, लेकिन इस परिस्थिति के लिए लैम्डा निश्चित है, क्योंकि जो तार है तो तार का जो आवेश घनत्व है वो क्या माना गया है, लैम्डा है, और लैम्डा फिक्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। अगर इसी को सदिश रूप में निरूपित करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पर ये वेक्टर ए मान लिया हमने, और ये वेक्टर हमने क्या मान लिया, ऐसे इसको हमने लिख दिया क्या r1, और इसको हमने लिख दिया क्या r2। तो इस छोटे से आवेश के कारण आपको बताया जा चुका है, ये धन आवेश आया, कितना आया है, dq आया है कि नहीं आया। और इस आवेश के कारण इस पर जो बल की जो दिशा होगी किधर होगी, दूर की ओर होगी, इस तरफ होगी कि नहीं होगी, अर्थात ए से पी की ओर होगी कि नहीं होगी, ए से पी की ओर होगी। तो आपको वेक्टर एपी अगर निकालना हो तो वेक्टर एपी बराबर आप क्या लिखोगे, वेक्टर एपी बराबर आप लिखोगे ओपी माइनस ओ ए। ये बात आपको बताया जा चुकी है। वेक्टर एपी इक्वल टू क्या लिखोगे, ओपी माइनस ओ ए। तो ओपी कितना हो गया, वेक्टर R2 माइनस ओ ए कितना हो गया, वेक्टर R1। क्लियर हो गया नहीं हो गया।
इस स्थिति में अगर आप आर निकालें, आर क्या है, एपी है कि नहीं है, आर क्या है, एपी है कि नहीं है, तो आर बराबर आप एपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आर बराबर जब आपने एपी लिख दिया यानी ए से पी तक की दूरी, और एपी को आप क्या लिखते हो, मॉड एपी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसके परिमाण की बात हो रही है। और मॉड एपी बराबर किसके लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो मॉड एपी बराबर क्या लिखोगे, मॉड R2 माइनस R1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से वेक्टर F बराबर जब आप लिखोगे तो सदिश रूप में जब आप लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, सदिश रूप में लिखोगे वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 लैम्डा इंटू Q0 इंटीग्रेशन dl अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर लिख दिया आपने, लेकिन आपको बताया गया है कि जब किसी राशि को सदिश राशि में व्यक्त करते हैं तो क्या करते हैं, उस दिशा में एकक सदिश से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहां पर गुणे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर कैप लगा दिया, आर कैप लगा दिया ए से पी की दिशा में, और कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा Q0 अपान 4πε0 dl अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, आर कैप इज इक्वल टू लिख सकते हो आप वेक्टर आर अपान मॉड आर, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां से आप वेक्टर आर, ये वेक्टर आर ही तो है, वेक्टर आर है कि नहीं, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर की वैल्यू लिख सकते हो और स्मॉल आर की भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वेक्टर एफ इज इक्वल टू यहां से वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1/4πε0 इंटू लैम्डा अपान Q0 इंटीग्रेशन dl अपान आर स्क्वायर का आर क्यूब हो गया इंटू वेक्टर आर। ऐसे भी आप लिख सकते हो। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप अदिश रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो आप अदिश रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि आवेश वितरण क्या है। आवेश वितरण समझ में आ गया होगा, सतत आवेश वितरण एक समान रूप से जब तीन प्रकार के रैखिक, पृष्ठ और आयतन, क्लियर है। जब आवेश को लंबाई से भाग दिया जाएगा तो रैखिक आवेश घनत्व मिलेगा, जब पृष्ठ से भाग दिया जाएगा तो पृष्ठावेश घनत्व मिलेगा, जब आयतन से भाग दिया जाएगा तो आयतन आवेश घनत्व मिलेगा। आज हमने देखा कि रैखिक आवेश वितरण पर आधारित एक टॉपिक देखा कि अगर कोई तार है, पतला तार है, मोटा नहीं है, बहुत पतला है, उसकी मोटाई एकदम कम है, उसके कारण किसी बिंदु P पर जो बल होगा वो जितना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर आप चाहें मैं आपसे पूछूं कि इसके कारण जो ये तार है जिस पर आवेश मौजूद है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसी Q0 को गायब कर दीजिए, क्योंकि E बराबर क्या बताएगा आपको, F अपान Q0। तो यहां से अगर कोई पूछता है कि
यहां से अगर कोई पूछता कि इस स्थिति में इस तार के कारण, इस तार पर जो आवेश मौजूद है, उस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तो आप यहां से लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू, आपको बताया जा चुका है, वेक्टर F अपान Q0, अर्थात Q0 से गायब हो जाएगा और आपको मिल जाएगा लेमडा अपान Q0 से Q0 कट जाएगा, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन dl अपान आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। यानी यहां से हमने सीखा कि अगर सतत आवेश वितरण है, रैखिक आवेश वितरण है किसी तार पर, तो उसके कारण किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, उसकी दिशा क्या होगी और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके आगे लोग कल सीखेंगे। कोई समस्या होगी तो बताएंगे। धन्यवाद।